हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। तो आज हमने एक जो है आपसे जानना चाहता पोल के ज़रिए कि आप जो है सी टेट के स्टूडेंट्स हो या पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो या टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, तो आपको बताना है कि आप जो है सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या टीजीटी सोशल साइंस या पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाए हैं वो वोट कर दें, और जो है आप या फिर चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे। आप सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। एसएसटी क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा टाइम टेबल है। जो नए स्टूडेंट्स आज आए हैं वो नोट कर लीजिए। पीजीटी हिस्ट्री टीजीटी सोशल साइंस का फुल कोर्स करवाया जाएगा इसमें, और ये नया बैच अभी शुरू हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो फिलर फॉर्म चैनल पर जाकर वहाँ पर जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट टाइप करके बाय वर्षा मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाती हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट सी टेट का जो बैच है, इसकी क्लासेस जो होती है 9 बजे होती है, रेगुलर होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। और ये हमारा सी टेट बैच अभी शुरू हुआ है, और इसमें जो आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो तैयारी करवाई जाएगी, इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, वो भी फ्री में। कहीं और कहीं वीडियो में, कहीं यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं पर भी जो है फ्री में फुल कोर्स नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको फ्री में फुल कोर्स करवाएंगे। तो 9 बजे सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है, ये आप जो है सामने क्लासेस का टाइम टेबल देख सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8209837844 पर। आप जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शंस में भी आपको जो है मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा है, ये पूछा जाता है इकोनॉमिक्स का। जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सी टेट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, देना चाहते हैं, या जो पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मर्केंटिलिज्म है। मर्केंटिलिज्म आज के टॉपिक का नाम है। और जो है इसमें जो इकोनॉमिक्स का ये जो टॉपिक है, हिस्ट्री में भी आता है और इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। तो जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसे हिंदी में वाणिज्यवाद कहते हैं और इंग्लिश में जो है मर्केंटिलिज्म कहते हैं। तो आज जो हम जो है विजुअलाइज करके जो है टॉपिक को समझेंगे, एक नए तरीके से जो है टॉपिक को समझेंगे। आज हम थ्योरी बेस्ड नहीं, सिर्फ जो है पिक्चर्स के जरिए ही समझेंगे। तो पिक्चर्स में आप पहले ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है। एक क्वीन बैठी हुई है जिस पर मदर कंट्री लिखा हुआ है। तो आज का टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और समझना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले कंसेप्ट पर आपको पूरा फोकस करना है।
तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मदर कंट्री, क्वीन बैठी हुई डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है, और जो है जो पहली ये जो लड़की है ये कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके पास क्या है, गोल्ड और सिल्वर ऑफर कर रही है मदर कंट्री को। और जो हमारी जो सेकंड गर्ल है ये फूड स्टफ्स ऑफर कर रही है, ये सेकंड कॉलोनी है। फर्स्ट कॉलोनी है, ये थर्ड कॉलोनी है, और ये रॉ मटेरियल्स, ये सभी क्या है, ये एक मदर कंट्री को ऑफर कर रही हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि मदर कंट्री, यहाँ पे जो ब्रिटेन है, हम 16वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या है, एक वाणिज्यवाद की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये जो बैठा है ये एलिजाबेथ फर्स्ट है, ये ब्रिटेन है, और ये जो इसके उपनिवेश थे उस टाइम पे, इंडिया, अमेरिका और चाइना, ये सब जो है उपनिवेश थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन इन तीनों देशों से क्या है, प्राप्त करता था, रॉ मटेरियल प्राप्त करता था, फूड स्टफ्स प्राप्त करता था, और जो है गोल्ड और सिल्वर का जो फ्लो होता था वो भी किस प्रकार से जो है ब्रिटेन में आता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। वाणिज्यवाद का मकसद ही यही था कि जो ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन से निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो है आयात वो दूसरी कंट्रियों से आयात को कम करे, ये वाणिज्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो वो जो अपने भारत था वो उसका उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर जो है उसको नियंत्रण में रखती है, तो वो उपनिवेश कहलाता है। तो ये जो है भारत की हम बात करते हैं, तो भारत ब्रिटेन का जो है एक उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, यहाँ से पहले कच्चा माल को खरीदना शुरू किया था, और फिर कच्चा माल शुरू किया था, और ब्रिटेन में वो माल जो है बनता था, कच्चा माल खरीद के, और फिर उसको वापस जो है भारत में, अमेरिका, चाइना में वो माल वापस भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, और वो महंगे दामों में बेचा जाता था। ब्रिटेन जो है अपने उपनिवेशों से जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, जैसे कि कपास होता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। कपास को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं, और इससे कपड़ा बनता है। तो ब्रिटेन भारत से जो है वो कपास खरीदता था, और जो है वो कपड़े बनाता था उससे, और जाकर वो अपने उपनिवेशों में इसको महंगे दामों में बेच देता था। तो वाणिज्य का मकसद ही यही था। वाणिज्यवाद कहता है कि जो है एक देश के जो जीरो सम थ्योरी होती है, तो जो वाणिज्यवाद है उस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये इकोनॉमिक्स और पीजीटी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो बच्चे यूजीसी एनटी की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री पेपर के लिए भी, तो वहाँ पे भी ये वाणिज्यवाद इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछा जाता है वाणिज्यवाद की शुरुआत कब हुई, कौन कौन सी कंट्री से हुई थी। तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जो पुर्तगाल है, इन्होंने जो है यह एक प्रकार की आर्थिक नीति थी जो इन 4 देशों ने अपनाई हुई थी अपने फायदे के लिए। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाई हुई थी। तो इस तरीके से है वाणिज्यवाद में है कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो भी जो है ब्रिटेन के पास आना चाहिए, और जो कच्चा माल है और ये सब कुछ है जो सस्ते दामों पर जो है, इसलिए सभी सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन के पास आनी चाहिए, यानी मदर कंट्री के पास आनी चाहिए, और ये सभी उसके उपनिवेश हैं। अब देखेंगे कि हाउ मर्केंटिलिज्म वर्क्स, की जो वाणिज्यवाद होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। फर्स्ट आप डायग्राम पर फोकस करिए, आपको समझ में आएगा बड़े अच्छे से। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मदर कंट्री है, यानी कि आप इसको ब्रिटेन समझ लीजिए, ये ब्रिटेन है मदर कंट्री, और जो इसकी कॉलोनी थी ए, ये इंडिया है, ठीक है, और ये जो बी कॉलोनी है ये चाइना है। तो ये दोनों जो है ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, कॉलोनी ए और कॉलोनी बी।
तो यहाँ पर जो है ये कॉलोनी ए और बी, वाणिज्यवाद में क्या होता है, जो उपनिवेश होते हैं वो आपस में व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो मदर कंट्री होती है वो जो है प्रतिबंध लगा देती है। यानी भारत और चाइना के बीच अगर उस टाइम पर 16वीं और 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, टाइम पर ध्यान दीजिए, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 16वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। और उस टाइम पे क्या था, इंडिया, तो वाणिज्यवाद कहता है कि जो कॉलोनी ए है इंडिया और बी जो है चाइना आपस में व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्रिटेन होता था ये क्या करता था, ये करता था इंपोर्ट्स, ब्रिटेन इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल एट लो प्राइसेस फ्रॉम इंडिया एंड आल्सो इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स एट लो प्राइस। तो वाणिज्यवाद का एक सिद्धांत है, जो रॉ मटेरियल है वो कम कीमत पर इंपोर्ट आयात किया जाता था ब्रिटेन में, चाइना से भी और इंडिया से भी। और एक्सपोर्ट्स क्या करता था, तो इसमें जो मर्केंटलिज्म है, इसमें जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जब हम कपास से कपड़ा बना देते हैं तो उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो स्टूडेंट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, तो जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ये टर्म देखने को मिलेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, तो आपको ये मैं अभी समझा देती हूँ। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता है, तैयार माल को, जो रेडी टू यूज प्रोडक्ट होता है उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको, तो ब्रिटेन एक्सपोर्ट्स finished products at high prices to India and China and collects gold, silver and other metal currencies from India and China। तो ये वाणिज्यवाद का यही सिद्धांत है कि इसमें जो है अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रखा जाता है। एक उपनिवेश दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। अगर चाइना और इंडिया को कुछ भेजना है तो वो जो है सबसे पहले वो माल ब्रिटेन में जाएगा, ब्रिटेन से फिर वो माल जो है दूसरे यूरोप में भी जो अगर भेजना है तो वो ब्रिटेन से ही होकर जाएगा। क्योंकि वाणिज्यवाद में जो है इस बात पर बढ़ावा दिया गया था कि वाणिज्यवाद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर को इकट्ठा करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। उस टाइम पर 16वीं और 18वीं शताब्दी में माना गया था कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा उसी के पास ही सबसे शक्तिशाली कंट्री उसी को ही माने जाएगा। तो जो उस समय जो गोल्ड था उसको जो है पावर और एक देश की वेल्थ से जोड़ दिया गया था। इसलिए जो है ब्रिटेन ने ध्यान दिया कि जो वो कपड़ा भारत में बेच रहा है उसका जो भुगतान है वो गोल्ड और सिल्वर के रूप में ही किया जाए। तो ये वाणिज्यवाद है। इस तरीके से जो ये मर्केंटिलिज्म होता है, जिसको हिंदी में वाणिज्यवाद कहते हैं, व्यापारिकता कहते हैं, तो ये पहला मॉडल है जो व्यापार का जो उस समय प्रचलित था। अभी तो जो है व्यापार के अलग तरीके शुरू हो गए हैं, जिसे मुक्त व्यापार व्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत में जो है 1991 में जो है मनमोहन सिंह लेके आए थे। उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं और जो है इसमें जो है मर्केंटाइलिज्म में जो मदर कंट्री होती है वो कॉलोनी के एक दूसरे के साथ व्यापार करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है और जो है आयात पे भी, और अगर उपनिवेशों से जो माल मदर कंट्री में आता है उस पर भी जो टैरिफ लगाए जाते हैं, वो शुल्क जिसको बोलते हैं, वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो है मर्केंटिलिज्म काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो ब्रिटेन है वो किस तरीके से जो है भारत को के व्यापार पर पूरा कंट्रोल रखता है और भारत जो यूरोप के किसी अन्य देश के साथ जो व्यापार नहीं कर सकता है और सिर्फ अपना कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन को ही भेजता है और यहीं के तैयार माल को खरीदने के लिए विवश होता है। और इस यही कारण था कि भारत में जो है औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं हो पाई थी।
और इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो पाई थी क्योंकि इंग्लैंड को जो कच्चा माल मिल रहा था, इसके बहुत सारे जो है उपनिवेश थे, यहाँ से उसको कच्चा माल मिल रहा था और इसके पास बाजार भी था जहाँ ये अपना तैयार माल बेच सकता था। तो इस तरीके से जो है जो ब्रिटेन ने जो मर्केंटिलिज्म का सिद्धांत अपनाया हुआ था, इसकी वजह से भारत में जो है शिल्प उद्योग का नुकसान हुआ था। भारत में जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित नहीं हो पाए थे। भारत में जो औद्योगिक विकास होता है वो जो है 1947 के बाद होता है, जब योजना आयोग की स्थापना नेहरू 1950 में करते हैं। और 1950 में जब योजना आयोग बनता है, तब जो द्वितीय योजना बनाई जाती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, तो उसमें जो है भारी उद्योग धंधों के जो है स्थापना पर जोर दिया जाता है, जिसमें लोहा और इस्पात शामिल था। तो क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मैं इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जाता है। तो भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो भारत में जो है उद्योग धंधों पर के विकास पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं इनका इसका संबंध जो 16वीं 18वीं शताब्दी में है, क्योंकि ब्रिटेन ने किस तरीके से जो है ये सिद्धांत अपनाकर जो है भारत का शोषण किया था। इस वजह से इसका ये भी आप एग्जाम्स में कारण बता सकते हैं कि जो मर्केंटाइलिज्म का सिद्धांत था, उसकी वजह से भारत में जो है उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया था। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को जो वाणिज्यवाद जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। ये व्यापार करने का एक सिद्धांत है जो 16वीं और 18वीं शताब्दी में प्रचलित था। तो इसको सिर्फ जो है ये जो मर्केंटिलिज्म है, ये जो है जीरो सम थ्योरी, जीरो सम गेम पर कार्य करता है, जिसमें कि सिर्फ एक कंट्री को फायदा होता है, सिर्फ ब्रिटेन को इसमें फायदा होता है और इंडिया और चाइना को इससे फायदा नहीं होता है। इसे ही जो है जीरो जीरो सम गेम थ्योरी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक कंट्री का फायदा देखा जाता है और दूसरे कंट्री को इसमें नुकसान होता है। तो ये जो मर्केंटिलिज्म है, मर्केंटिलिज्म जिसको वाणिज्यवाद कहते हैं, ये इसी सिद्धांत पर काम करता है और ये अपने उपनिवेशों से सोना चांदी प्राप्त करता है और सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदता है और महंगे दामों पर जो है तैयार माल बेचता है। तो ये है वाणिज्यवाद का सिद्धांत। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो फोकस होता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो व्यापार के संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो व्यापार के संतुलन को कैसे जो है बैलेंस किया जाता है, वो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है, वो देखते हैं। तो वाणिज्यवाद का जो एक प्रिंसिपल था, महत्वपूर्ण सिद्धांत था, तो इसमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जिसे व्यापार का अनुकूलन, व्यापार संतुलन कहते हैं। इसमें जो है इम्पोर्ट मिनिमम किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है। जो स्टूडेंट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये टॉपिक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जो स्टूडेंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में जो ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है और एक हिस्ट्री का भी टॉपिक है। और ये जो टर्म्स हैं ये आपको जो है इकोनॉमिक्स के जो पेपर होता है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, तो उसमें ये टर्म्स आपको देखने की मिलेंगी कि मिनिमम इंपोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स से क्या फ़ायदा होता है। तो किसी कंट्री में अगर जो मिनिमम इंपोर्ट होता है, यानी आयात दूसरे देशों से जो माल कम मंगाते हैं और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो उसको क्या है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसी सिद्धांत पर जो है ये वाणिज्यवाद काम करता है, ये इसका महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है।
फ्रांस में जो लुइस 14वें के समय जो कोलबर्ट थे, वित्त मंत्री थे, कोलबर्ट को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने जो है फ्रांस में के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है इम्पोर्ट्स पर बहुत सारे टैरिफ शुल्क का लगा दिए थे, यानी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था फ्रांस में, ताकि जो फ्रांस के उद्योग धंधे हैं वो विकसित हो सके और जो फ्रांस जो है अपने उपनिवेशों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ ट्रेड में जो है मिनिमम इंपोर्ट किया जाता है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है। ये इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जो आपको समझना है। अब हम जो है वाणिज्यवाद के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजायर टू एक्यूमुलेट गोल्ड। तो इसका जो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट्स है क्योंकि एग्जाम्स में जो है कई बार वाणिज्यवाद की विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को इकट्ठा करने पर ध्यान दिया जाता है। तो उस समय गोल्ड को जो है पावर और वेल्थ से जो है जोड़ दिया गया था। उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये 4 कंट्रियाँ थी जो गोल्ड के लिए जिनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री जो है ज़्यादा फुल